नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको उस शख्स से रूबरू कराएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रखता है। जी हाँ, हम आज जिस शख्स से आपको रूबरू कराने वाले हैं वो हैं स्प्रिंगल लॉरेटो गर्ल्स स्कूल, शिवपुरी कॉलोनी, फातिमा रोड, जो ब्रांच है उसकी प्रिंसिपल श्वेता श्रीवास्तव जी से। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच सर। श्वेता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग वगैरह, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? सर मेरी स्कूलिंग तो बेसिकली मैं कामल से मेरी प्राइमरी की स्टडीज़ हैं, उसके बाद मैंने सेंट्रल एकेडमी से किया है, फिर सीनियर ग्रेजुएशन मैंने सेंट एंड्रयूज़ से, एंड देन हायर स्टडीज़ मेरी आगरा से हुई है, जहाँ से मैंने बीएड, एमएससी और एमएड अपना कंटिन्यू किया था। आप क्योंकि खुद यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, तो आपको अपने टाइम के बच्चों में या जब आप खुद स्टूडेंट रही होंगी, बच्ची रही होंगी, और आज के बच्चों में क्या आपको फ़र्क देखने को मिलता है? फ़र्क तो काफ़ी सारा है। पहला फ़र्क तो यही है कि अब के बच्चे बहुत अपडेटेड हैं और एडवांस हैं, और बिहेवियर वाइज भी पहले से और अब में काफ़ी डिफरेंस है, और मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है ये अप्रिशिएबल है और अच्छा है, क्योंकि हम लोग उतने अप टू डेट नहीं थे, क्योंकि हम उतने अडेप्टेबल नहीं थे। मतलब हम चीज़ों को उस तरीके से अपने अंदर में ग्रैस्प करने में या उसको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। शायद हम लोग उतने टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थे, लेकिन अब के बच्चे उस हिसाब से काफ़ी अपडेट हैं। जैसे आपका स्कूल भी जो है वो गर्ल्स स्कूल है। उस ज़माने में भी गर्ल्स के लिए पढ़ाई को लेकर के काफ़ी तरह तरह की, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था। अभी तो काफ़ी मॉडर्न हो गया है, तो तब का वो फ़र्क अब के बच्चों में भी कुछ दिखता है क्या इस तरीके का? सर पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पहले गर्ल्स स्कूल इसलिए था कि लड़कियां उस तरीके से उनका ग्रूमिंग नहीं था या वो इतनी एक्सपोज्ड नहीं थी, तो उनको कॉन्फिडेंट करने के लिए कोएड का सिस्टम आया, या उनको जो है कोएड में डालना, तो वो टाइम दूसरा था जब उनको शायद गर्ल्स स्कूल से हटा करके कोएड में करने की ज़रूरत थी। लेकिन आज के सिनेरियो में देखिए, जो एक डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज़ का, वो तो है ही है। मेल फीमेल का डिफरेंस तो है ही है। इसको हम कितना भी कह लें कि हाँ सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, हम बराबर हैं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और नीड्स हैं। तो अब गर्ल्स स्कूल मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उस दौरान जिस बच्ची को जिस तरीके का नॉरिशमेंट चाहिए, जिस तरीके का एक्सपोजर चाहिए, इवन फिज़िकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, तो वो पहले ज़माना दूसरा था। उस समय लड़कियों का स्कूल ठीक है, बाद में कोएड का आया। अब मुझे लगता है कि फिर से उनको, अगर हम गर्ल्स स्कूल प्रमोट करते हैं तो एक पूरी तरीके से एक बच्ची को किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी जब शिक्षा शुरू हुई तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मतलब हर जगह से सपोर्ट मिलता था पढ़ाई के दौरान? आपके उस समय की क्यों? सर मेरी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए एडवांस कहूँगी मैं, और मुझे कभी किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, और मेरे थ्रू आउट इम्प्रूवमेंट में या जो कुछ भी मैं आज हूँ इसमें मेरे फादर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आज भी अभी भी मुझे अगर कहीं कुछ भी करना होता है तो बिना उनके डिस्कशंस के, इनफैक्ट मेरी जो स्पीच भी होती है उसमें जितने भी थॉट्स होते हैं, मेरे लिए वो न्यूज़ चैनल है, मेरे लिए वो जो भी अपडेट चीज़ें वो करते हैं और मुझे पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ सब समय, तो इतना अलर्ट रहना मुश्किल है, तो जितना भी अपडेट होना होता है मैं पापा के साथ में हो जाती हूँ। चूँकि आप एक स्कूल चलाती हैं, अभी जब कोरोना काल आया था, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे कई सारे बदलाव देखने को मिले पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी। आप क्या ये जब लॉकडाउन लगा उसके बाद आप लोगों के सामने भी एक चैलेंजिंग होगा कि बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उसको पढ़ाएं? उस समय ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुए तो क्या आप लोगों को परेशानियां हुई उस दौरान जब बच्चों से संपर्क करने में? या सर देखिए, परेशानियां तो चारों तरफ से थी। पहला तो हमें भी कुछ नहीं मालूम था कि आने वाला कितने निश्चित समय के लिए है, मतलब वो ड्यूरेशन उसका कितना होगा। तो हर बार हमें पता चलता गया कि अरे अभी इतना नहीं, हमें और अभी इसको और करना है, और करते करते पूरा साल निकल गया। फिर उसके बाद से जो दूसरी सबसे बड़ी हम लोगों के सामने दिक्कत आई वो थी कि हम में से कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं था, स्पेशली हमारे टीचर्स, और इस दौरान टीचर्स ने बहुत मेहनत की।
अप्रिशिएबल था। मुझे लगता है कि शायद इसके लिए हम लोग जितना भी कह सकते हैं थैंक यू, आई थिंक बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसे टीचर्स जो काफ़ी एज वाले भी हो गए, सिस्टम जिनको समझना थोड़ा टफ़ है, उन लोगों ने भी काफ़ी एफ़र्ट्स किए इसके लिए और लगातार बने रहे इतने डिफ़िकल्ट सिनेरियो में। तीसरी चीज़ जो आई वो ये कि इंडिया में आप जानते हैं हमारा नेटवर्क इशू, फिर फैमिली में एक बच्चा तो होता नहीं है, 2-3 बच्चे, तो उस फैमिली का क्या फिनेंशियल स्टेटस है, तो वो 2 बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आने लगी। ठीक है, उसके बाद से क्योंकि हमारे पास स्कूल के पास पैसे हैं तो हम आप पे मूव ऑन किए, बिना ये सोचे कि क्या ये जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं या जो इसमें हम इकॉनमी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या ये हम डिलीवर कर पाएंगे। मतलब इट्स अ बैलेंस थिंग ना, आपको दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने पार्ट से, ठीक है ये भी बहुत अच्छा है कि हमने एफ़र्ट्स किया और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऐप्स का कहीं MB ज़्यादा था, फिर एक दिन की तो बात थी नहीं, हमारे पास इतना सारा डेटा इन्वॉल्व होने लग गया, इतना सारा हमारा मेमोरी इन्वॉल्व होने लग गया, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे सॉर्ट नहीं किया। अभी आज ही मेरी गांधी इंटरनेशनल इंडोनेशिया में बात हुई, तो उन लोगों ने बोला हमारे वहाँ तो पेरेंट्स ये कह रहे हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हैं, उनके पास स्पीड का कोई इशू नहीं है, फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, तो उन सब को हम डील करते करते यहाँ तक पहुँचे और हम कह सकते हैं कि हाँ ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर सब तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स भी हों तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। उस दौरान जब आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स से संपर्क किया था, उस समय कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही होगी, मोबाइल नहीं रहा होगा पढ़ाई के दौरान, उन लोगों से आप लोगों ने कैसे संपर्क किया, फिर उन लोगों को आपने कैसे कन्विंस किया? सर ये इश्यूज़ तो हमारे पास आई और मुझे लगता है इसमें कहीं हमारी गवर्नमेंट भी जो सिस्टमेटिक होना चाहिए था। अब हम उस पोजीशन पे नहीं है तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम फील ज़रूर करते हैं कि जितना सिस्टमेटिक होना चाहिए था उतना नहीं था। अगर हमें पहले तो पेरेंट्स यही अवेयर नहीं थे, उनको लगा 2-3 महीने की बात है फिर सब सही हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सबकी सैलरीज आधी हुई और जिस तरीके से हमारी जो है महंगाई बढ़ी उस हिसाब से तो हमारी इनकम आधी हो गई, जहाँ बढ़नी चाहिए थी वहाँ कम हो गई, तो ये सारे इश्यूज़ भी आने लगे। तो इन सब चीज़ों को करते करते कोप अप करते करते जो है हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा फेस किया कि हम अपनी तरफ से तो डिलीवर कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम आज रोक देंगे, आज नहीं तो कल बच्चे का पैसा आएगा ही, बच्चे का साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है आपका 1 साल जो है बच्चे के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैबिट अगर ख़त्म हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको फिर से वो फील लेकर के आना। क्यों? क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं है ये कितने समय तक चलेगा, और हम जो एक कनेक्शन क्लास में बना सकते हैं वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ऑनलाइन, क्योंकि कोई भी फील तो हम ऑनलाइन नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन फिर भी ये इतना मुश्किल नहीं है अगर हम रेगुलर इसमें भी करते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि हमारे कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, क्या डिस्टेंस रखना है मोबाइल का या कितने समय के लिए, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों ने पूरे पूरे दिन की क्लासेस शेड्यूल कर दी थी, वो लास्ट की क्लासेस चलती भी नहीं है, वो बस एक पेपर ऑन पेपर चीज़ें हो जाती हैं कि सुबह से शाम तक हमने क्लास कराई। लेकिन अगर उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बी यूज़फुल। और बच्चे इतने सपोर्टिव हैं, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस आउटस्कर्ट गांव के स्कूलों का भी रहा है, तो बच्चे वहाँ के भी इतने वेल एंड ऑब्जर्व्ड हैं सारी चीज़ों को लेकर के कि मुझे नहीं लगता कि ये पेरेंट्स का इशू हो सकता है फाइनेंस, पर बच्चे, टीचर्स और स्टडी का तो कहीं से कोई ऑब्स्टेकल नहीं था। इसी पे मैम ये था, जैसे आपके यहाँ भी क्लास ईयर तक के भी बच्चे हैं आपके यहाँ जो बहुत छोटे होते हैं, प्लेवे से लेकर के ईयर तक की, इनके साथ पढ़ाई के दौरान जैसे आप लोग टेस्ट वगैरह भी लेती होंगी, एक नकल को रोकने के लिए, जैसे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो आजकल गूगल करके और तुरंत आंसर दे देते हैं, तो आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करती हैं कि आप लोग नहीं ईमानदारी से पेपर दीजिए, आप लोगों को कैसे आप लोग इस चीज़ को रोकने की कोशिश करती हैं? सर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट तो है नहीं, वर्चुअली हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम इसको 100% तो रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको मोटिवेट करके पर्सनल गाइडेंस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो टीचर्स की रेगुलर बच्चों के साथ में रहती है, और उनको
खुद से अगर रियलाइज़ कराया जाए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे टीचर्स के इतने करीब होते हैं कि अगर टीचर कह दे दिन तो दिन, रात तो रात, तो वो कनेक्शन अगर आपका है बच्चे के साथ में तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे HP के जब मैं टीचर थी तो बच्चे थे मेरे साथ में, वहाँ पे वो आज भी इस चीज़ को जो कह दो वो करते हैं। तो वो कनेक्शन टीचर और पेरेंट का कभी टीचर और स्टूडेंट का कभी चेंज नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आप किस माइंडसेट के साथ डील कर रहे हैं। हेल्थ इशू को भी लेकर के, चूँकि मोबाइल पे बच्चे जब दिन भर पढ़ना उस पर स्टार्ट किए, हेल्थ इशू को लेकर के भी कई सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप लोग क्या करती हैं बच्चों के लिए कि जिनके साथ कुछ हेल्थ इशू हो, कुछ इस तरीके का हो, तो आप लोग उन बच्चों को कैसे? सर, सबसे बड़ा हेल्थ इशू तो इस समय कोविड का करके है। अगर हम इस सिचुएशन को पार कर लिए तो फिर इट्स अ बिग फाइट, ठीक है, फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। अगर हमें कोई साइड वे लेकर के चलना पड़ता है, एक बाईपास लेके चलना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है कोई। और टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर इस चीज़ को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल मदर्स एक बच्चे के साथ में भी अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल लगा दिया, तो यहाँ तो हम लोग एक साथ 20 बच्चे 30 बच्चे लेकर के चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम उनके अंदर उनको ये महसूस कराएं, और पेरेंट्स का भी इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि भाई, और बच्चों को ये एहसास कराएं कि हम पैसे दे रहे हैं और इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि मदर फादर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद उनको फील कराएं कि हाँ, जैसे हमारे टाइम में हमें बिल्कुल से एहसास था कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हमारी फ़ीस जा रही है। तो अब क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें बड़ी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसका भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर पेरेंट्स इस चीज़ को कट शॉर्ट करके उनके रिसोर्सेज और अगर एक्सप्लेन करें कि इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि ये हाई टाइम है और ये सबके लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, अभी हम कोविड के बारे में ही हम क्लियर नहीं है। उसमें जो भी प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में अगर बन रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो क्या वो लाइपोप्रोटीन या इंजेक्शन लग जाने के बाद बाकी के इंजेक्शंस या कोई भी हम क्या वैक्सीनेशन लेते हैं वो अगर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है इसी पे ही एजुकेशन देना चाहिए। और मुझे लगता है कि टीचर्स को भी, स्कूल्स को भी एंड गवर्नमेंट को भी पहले कोविड क्या है इसका पिक्चर क्लियर करें, फिर तो हम ट्रीटमेंट पे जाएं। क्योंकि अभी तो लोग मिसगाइड हैं, किसी के लिए कोरोना कुछ नहीं है और कोई इतना डरा हुआ है कि वो घर से ही नहीं निकल रहा है। लोग चलना, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो इस कोविड के दौरान चलना भूल गए, एज वाले लोग, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए माइंडसेट और अपने ऊपर गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अवेयरनेस की बात कर रही थी, जब बच्चे जब स्कूल खुला था पहले, अभी तो खैर बंद चल रहा है, तो उस समय आप लोग बच्चों को कैसे अवेयर करते थे इस चीज़ों को लेकर के, कोरोना को लेकर के? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे, मैंने देखा कि कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो किया। जैसे उनको सैनिटाइज़र उनके लिए गेम था, हमारे लिए थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोगों के पास काम ज़्यादा है, हाँ, हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो कि भाई हम लेज़ी भी हो सकते हैं, हमारे पास और काम की प्रायोरिटी है। लेकिन बच्चों के लिए सैनिटाइज़र मैंने देखा कि बड़ा मज़ा आता था सैनिटाइज़र यूज़ करने में। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से मास्क का भी मतलब देवर इन कंसर्न की क्लास में है और टीचर्स भी इंस्ट्रक्शंस देते थे वो रेगुलर मास्क पहनना। तो बच्चों ने जिस तरह से इस चीज़ को फॉलो किया, मुझे लगता है सबको फॉलो करना चाहिए। ये तो सही बात है। और एक चीज़ जो मैम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी कोरोना काल से पहले, अभी कोरोना के बाद से ज़्यादातर फोकस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे ही है। तो क्या आप लोगों के लिए क्या चुनौतियाँ थी, क्या डिफ़िकल्टीज थी इसमें कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने में? आप लोगों को ज़्यादा बेहतर कौन सा लगता है? सर, ऑफलाइन को तो हम बाईपास कर ही नहीं सकते हैं। आपने बहुत पहले सुना होगा कि स्मार्ट क्लासेस आई थी, ठीक है, एक्टिविटीज़ बेस्ड क्लासेस होने लग गई थी। डेफिनेटली एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड जो भी चीज़ें अपडेट, भाई हमें समय के साथ, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जामिनेशंस हैं और आफ्टर सर्टेन एज जितने भी जॉब्स हैं वो बेसिकली सब ऑनलाइन हो गई हैं। हम आज स्टूडेंट, क्योंकि वो छोटे हैं, लेकिन आप बताइए आईटी सेक्टर वाले लोग कितना कितना टाइम मोबाइल पे या सिस्टम पे बिता देते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ नहीं तो वहाँ, बस वहाँ पैसे मिलते हैं तो हम उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं काउंट कर रहे हैं। और ये स्टडीज़ हैं तो हम स्टडीज़ को तो बाईपास नहीं कर सकते ना।
तो स्टडीज़ बाईपास नहीं हो सकती हैं। तो उसी तरीके से हमें दोनों जगह की, जब हमें पैसा मिल रहा है तो हम किसी भी साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम उसका डिसएडवांटेज लें कि हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा सा मैनेज करके अपने फूडिंग हैबिट, अभी तो इतना अच्छा समय है कि हम अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि एक बीच का समय ऐसा था जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, बाहर आउटडोर गेम्स बिल्कुल भूल ही चुके थे। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर पेरेंट्स बच्चों के हेल्थ पे ध्यान देते हैं, उनके खाने पीने पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं घर पे ही, तो हमें नहीं लगता कि 3 घंटे का मोबाइल यूसेज किसी भी तरीके की दिक्कत है। अच्छा मैम, जब ऑफलाइन क्लासेस चलते थे तब बच्चों में, और अभी जब से ऑनलाइन भी चलने लगे उसके बाद क्लासेस वगैरह भी ओपन हुए थे, बच्चों में आप लोगों को क्या अंतर देखने को मिला है? तब जब ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, उसके बाद ये स्मार्ट क्लासेस चलने के बाद जब कुछ दिनों के लिए स्कूल वगैरह खुले थे, छोटे वाले बच्चे तो टीचर्स से कनेक्शन नहीं अभी डेवलप कर पाए थे, लेकिन बड़े वाले बच्चे क्योंकि दे आर वेल स्मार्ट इनफ और उनको पता है कि उनकी स्टडीज़ के लिए ये ज़रूरी है, और एक सर्टेन एज के बाद आने के बाद बच्चों को ये आइडिया हो जाता है कि पढ़ाई उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको भी अगर अंदाज़ा होगा, कई बार ऐसा होता था हमारे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे स्कूल में, तो ट्यूशन करके और यहाँ वहाँ जा करके हम सेल्फ एफर्ट के साथ लेकिन स्टडीज़ को लेकर कंसर्न होते थे, या इवन हमारे फ्रेंड्स सर्कल में जो डिस्कशन होता था, तुम्हारे सर कैसा पढ़ाते हैं, तुम्हारी मैम कैसा पढ़ाते हैं। अभी ये कैरी फॉरवर्ड है, ये कहीं से ये सिंसियरिटी बच्चों से गई नहीं है। कुछ बच्चों तो तब भी थे, अभी भी हैं, अभी भी जो सिंसियर हैं वो पढ़ाई को लेके सिंसियर हैं, तो उनको अगर लगता है कि ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन है तो वो उसमें भी अपना एफर्ट खोज लेते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहेंगे, अभी चूँकि कोरोना काल फिर से बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, और बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और बाकी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं कुछ जगहों पे और होने भी वाले हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस कोरोना काल को झेलते हुए, और चूँकि तैयारियां भी करनी है, पढ़ाई भी करना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों का किस तरीके से तैयारी करें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अगर एक इंडिविजुअल के तौर पे मुझे इंस्ट्रक्शन देना हो तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अभी कोई हेल्प नहीं है। अब तो पहले के ज़माने से अब आपके पास हर तरह से सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप घर बैठे 1 सेकंड के अंदर आपको चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर चाह है तो आप कर सकते हैं, और पढ़ाई वही है, अब तो कोर्स भी लिमिटेड कर दिया गया है, समय के हिसाब से उसका बर्डन जो था वो भी कम हो गया है। तो अगर मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप सारे सब्जेक्ट्स डील कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ स्प्रिंगर लोरेटो गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर बच्चे चाहेंगे तो खुद से भी अपडेट, चूँकि अब आज की सोसाइटी बहुत अपडेट हो चुकी है, तो तुरंत अपने जो समस्या या जो भी पूछना हो बच्चों को, वो तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। व्यक्ति विशेष के अगले अंक में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।